अब देखिए जरा किसका एनकाउंटर हुआ है बिहार में। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है शिवदत्त राय। ये मिनी फैक्ट्री चला रहा था हथियारों की। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये वो घर है जिस जगह पर हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। यहां कट्टे, पिस्टल, बंदूक सब बनाई जा रही थी बिहार में। ये सब कैसे हो रहा था सोचिए। पुलिस की नाक के नीचे अब तक सब चल रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सारे जो हथियार बरामद हुए हैं ये सब इसी घर में बन रहे थे और ये शख्स बना रहा था। हथियारों की बड़ी खेप, मैगजीन भी आप देख रहे हैं। ये सब पुलिस ने यहां से बरामद किए। तो अब बिहार में योगी स्टाइल में कैसे कार्रवाई हो रही है, काउंटर कैसे हुआ। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में यूपी जैसा एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री हो रही थी, पुलिस को पता चला। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीम ने इलाके को पहले चारों तरफ से घेरा। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। बदमाशों ने पुलिस पर 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई बिहार में। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है। कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 3 राउंड गोलियां चलाई। बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। एक देसी कार्बाइन, 2 मैगजीन, 5 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। मौके से कप सिरप और नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस को इनामी अपराधी शिवदत्त राय की पहले से तलाश थी। वो कई मामलों में आरोपी है और फरार चल रहा था। यह एक्शन हुआ इसके ऊपर। 2022 में सरपंच के घर पर फायरिंग में भी यह आरोपी था। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों और अपराध पर कैसे एक्शन हो रहा है। एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब देखिए जरा, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, रैली हो रही थी, कैंपेन हो रहे थे, उसी वक्त यह इशारा मिल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब रैली में जा रहे थे, जिस रैली में जा रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच रहे थे और बुलडोजर एक सिंबल बन गए थे। जहां योगी वहां बुलडोजर और बिहार में बुलडोजर। बुलडोजर से ही फूलों की बारिश भी हो रही थी योगी पर। और अब बिहार के लोग बुलडोजर को अपनाना चाहते हैं। इसलिए अगली तस्वीर देखिए। अब तक क्या था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली। बीजेपी की शर्त थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और। सम्राट चौधरी हो गए हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी जितना पुलिस प्रशासन महकमा है सबकी जिम्मेदारी सम्राट के पास। 20 साल में पहली बार नीतीश गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हर बार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे और लेकिन इस बार बीजेपी ने मंत्रालय में फेरबदल की मांग की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर दावा भी ठोका था। दावा है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में नीतीश सम्राट चौधरी के नाम पर मान गए। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य का शक्तिशाली विभाग होता है। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से लेकर राजनीतिक नियंत्रण तक सम्राट के पास होगा। आईपीएस, डीएसपी, थानों में नियुक्ति भी गृह मंत्रालय से ही होता है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। अब ये सारी चीजें नीतीश के हाथ से निकल गई।
बड़े ऑपरेशन, आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइल गृह मंत्री देखता है। राजनीतिक अपराधियों की फाइल भी अब नीतीश नहीं देखेंगे। इस पर अब फाइनल फैसला सम्राट चौधरी ही लेंगे। मतलब सत्ता नीतीश एक अड़े मार्ग से अब 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गई है। जो 5 देश रत्न मार्ग है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आधिकारिक आवास है। क्राइम, माफिया और कार्रवाई पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अब सीधे सम्राट चौधरी की होगी। दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी ले सकेगी। कानून व्यवस्था पर अब सवाल नीतीश पर नहीं आएगा। अपराधों की खबरों पर विपक्षी सीधे बीजेपी से ही सवाल करेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने का मतलब है सत्ता संतुलन बदल गया है। ड्रग, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी जैसे केस अब सम्राट चौधरी ही देखेंगे और बड़ा एक्शन होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। यह कोई विषय ही नहीं है। कौन विभाग किसके पास रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर हमारा यूएसपी है, कल भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रहेगा। मैंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज, और मुख्यमंत्री जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ये डिपार्टमेंट दिए हैं। हम कानून का राज लाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। गृह मंत्रालय देने से तो अच्छा है ना, एक नए नौजवान चेहरे पर को जिम्मेवारी दिया है लॉ एंड ऑर्डर का, तो और इफेक्टिवली काम करेंगे। सम्राट जो सरकार है ये प्रोग्रेटिव सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। इसके अंदर तीसरा आदमी का किसी का रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को अपने लिए वो बेहतर लगे होंगे तो मुख्यमंत्री जी जाने। अब मुख्यमंत्री जी का विवेक कितना इस्तेमाल होगा और कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा। विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। अब देखिए जरा बिहार को और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे पहले भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी गई जब बिहार के पटना में कुछ लोग घुसे बंदूक लेकर, और न सिर्फ घुसे, देखिए बेखौफ होकर घुसे, पिस्टल लोड की और अस्पताल के अंदर जाकर उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग की। बिहार में अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। देखिए जरा बिहार की हालत क्या है, कितने बेखौफ है अपराधी। बिहार में 2020 में देखिए जरा 3150 हत्याएं हुई हैं। 2021 में 2799 हत्या, 2022 में 2930 हत्या और 2023 में 2862 हत्या। यह बिहार में हत्या का ग्राफ है। बिहार चुनाव से पहले अपराध के कई मामले सामने आए। पटना से लेकर जहानाबाद, मोतिहारी में हत्या की घटनाएं हुई। इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश राज की तुलना जंगल राज से की थी। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर था। 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुई। 2020-23 के बीच 4 सालों में हर साल हत्या की संख्या में कमी आई है। इस साल बिहार देश भर में हत्या के मामले में नंबर 2 पर था, लेकिन सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में नहीं है। इस रिपोर्ट में हत्या को लेकर वजह भी बताई गई है। निजी दुश्मनी, जमीन संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक वजह रही हैं। सबसे बड़ी राहत राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम होना थी। राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्या में सिर्फ 2 हत्याएं ऐसी दर्ज की गई हैं। सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से सिर्फ 1 हत्या दर्ज की गई है। यह बिहार की स्थिति है। बिहार में एक अच्छी चीज यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की खबरें कम आती हैं। अब सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आने से क्या बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, योगी स्टाइल में इलाज होगा? सुनिए। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये भाजपा को जो मिला है तो निश्चित तौर पे बिहार को एक प्रशासनिक तौर पे और शासन व्यवस्था के मामले में निश्चित तौर पे हमें अब दूसरे जगह झांकने का वो मौका नहीं देगा। हमारे यहाँ भाजपा वो करके दिखाएगी, इसका पूर्ण विश्वास है। योगी स्टाइल में अपना इनकाउंटर कर रहे, उस तरह से बिहार में भी शुरुआत हुआ है। हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। बिहार बड़ा ही अराजकता के दौर से गुजर रहा था, अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। ऐसे में इस तरह के एनकाउंटर
आम लोगों को सुकून दे रहा है। जैसे योगी जी ने यूपी में सख्ती दिखाई तो वहाँ काफी हद तक अपराध कंट्रोल है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए और जरूरी है, जायज है। आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपराधियों के प्रति आज अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही ऐसा स्टेटमेंट भी दिए हैं कि अपराधी के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, और अगर उनके आने के साथ अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रहा है तो आम आवाम के लिए खुशी की बात है। हम लोग इसी उम्मीद से इस सरकार को बनाए हैं कि अपराधियों के सफाया कर दिया जाए। बहुत पहले से ये शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अपराधी जो बेगुनाम हो रहे हैं उनका इसी तरह से इनकाउंटर होगा तो समाज को एक बहुत बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगा। कि बिहार में सुशासन की सरकार थी और सुशासन की सरकार रहने के लिए योगी मॉडल जरूरी है, एनकाउंटर जरूरी है। अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ते जा रहा है उसके लिए इनकाउंटर बुलडोजर आवश्यकता है। बिहार में यह मॉडल लागू होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ जरूरी है इस तरह का कदम उठाना, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अपराधियों में जब तक प्रशासन का खौफ नहीं होगा तब तक वो अपने रास्ते पर नहीं आएंगे। यही तो बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। और हम लोग ये चाह भी रहे थे कि हमारे यहाँ बिहार नहीं रहा। बिल्कुल होना चाहिए योगी मॉडल, बिहार को भी योगी मॉडल की ही जरूरत है। देखिए, इस निर्णय से तो जनता में खुशी की लहर है। यह तो शुरू से ही इस तरह की मांग थी कि बिहार में भी योगी मॉडल शुरू हो। बेगूसराय में 36 घंटे में 2 इनकाउंटर के बारे में सुनने को मिला और यहाँ अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ गया था। इनका मनोबल समाप्त करने के लिए यूपी स्टाइल में यह इसकी आवश्यकता है। तो आपने बिहार के लोगों को सुना जो अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं इसकी जरूरत है, अपराधियों में खौफ हो पुलिस का। देखिए अपराधियों में खौफ कैसे है, योगी आदित्यनाथ के राज में तौकीर पर भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे, ये आप देख रहे हैं, संगम के तट पर पहुंचे, संगम में आरती की है, दुग्धाभिषेक किया। अब आइए सीधे आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में पहुंची थी पुलिस और बुलडोजर। दरअसल तौकीर के करीबी के ठिकाने पर बुलडोजर चल रहा था। काम कर रहे सभी अच्छे से काम करें, कोई शिकायत का मौका नहीं दे किसी तरफा में। थोड़ी सी मेहनत कर ले सभी ध्यान दे। तो पुलिस ने पहले लोगों को वार्निंग दी, सावधानी बरतने को कहा और पहले उस बिल्डिंग में जो सामान रखा था वो निकलना शुरू हुआ। 25 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है संपत्ति की। नीचे लेके आ जाए, कोई ऐसा काम ना करे। और उसके बाद देखिए जरा बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पोकलेन मशीन आई थी, बाकायदा बड़ी इमारत थी जिसे गिराया जाना था। और उसके बाद देखिए जरा, पूरी इमारत एक बार में जमींदोज हो गई, खिलौने की तरह जमीन पर आ गई पूरी बिल्डिंग। पूरी इमारत आप देख रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गिरा दी गई है। आइए आपको बताऊं क्यों हुआ एक्शन और किसकी इमारत है ये। दरअसल ये आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जेल में तौकीर रजा देख रहे हैं, इन्हीं के करीबी की है। बरेली में तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। तौकीर के करीबी हैं आरिफ, अवैध बाजार पर चला है बुलडोजर। उन्होंने अवैध तौर पर बनाया था। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 2 जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 25 करोड़ की कीमत की 2 इमारतों पर एक्शन हुआ। 2 मंजिला मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाई गई।
11 अक्टूबर को प्रशासन ने अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ घंटों का वक्त दिया जिनकी दुकानें थी इस इमारत में। लोगों को अपना सामान निकालने की इजाजत दी गई। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मार्केट को गिरा दिया गया। मार्केट में जिम और होम डेकोर सहित कई सेंटर चल रहे थे। सबसे पहले मार्केट के पीछे वाले हिस्से की दीवार गिराई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। आसपास की दुकानों को सुरक्षा के लिए बंद करा दिया गया। बिजली विभाग ने भी एहतियातन बिजली सप्लाई रोक दी थी। यह कार्रवाई हुई इस पर, और बताया जाता है 25 करोड़ की लागत से यह इमारत बनी थी। आसपास की सारी दुकानें गिरा दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीओ क्या कह रहे हैं। जहां लगभग 16 दुकानें पर कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पीलीभीत बाईपास रोड पे है जो एक शोरूम है, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिससे कानून व्यवस्था की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आतंक का हमास मॉडल। पड़ोसी पाकिस्तान कैसे साजिशें रच रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए जरा। कुछ इस तरह से पाकिस्तान सरहद से ड्रोन भेजता है भारत की सीमा में, और न सिर्फ ड्रोन बल्कि ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। ये एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। इसी तरह सीमा से ड्रोन आते हैं, ड्रोन हथियार लेकर आते हैं, भारत की सीमा में आते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ड्रोन। इस तरह से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रग्स भी पाकिस्तान भेजता है। ऐसे ही हथियार जो भेजे गए वो पकड़े गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो विदेशी पिस्टल्स हैं ये पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजी गई है। आईएसआई के तस्करों से जब्त किए गए ये हथियार। बाकायदा ड्रग्स भी ऐसे ही भेजी जाती है, इसलिए जो ड्रग तस्कर हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ड्रग तस्करों पर बुलडोजर चला है। जम्मू कश्मीर में इमारत गिरा दी गई। इसलिए देखिए लोगों में गुस्सा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि कैसे एक विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। देखिए जरा अब लोग क्या कह रहे हैं, अल-फलाह को गिरा दो। प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गिरा दो। इस अल-फलाह में कैसे आतंक का अड्डा बना हुआ था। ये जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं इनके बैनर में लिखा अल-फलाह विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं उस पर। अब देखिए दावा यह किया जा रहा है जिस तरह हमास के आतंकी अस्पताल के जरिए अस्पताल की आड़ में नीचे अपना ठिकाना बनाते थे, क्या उसी तरह अल-फलाह से जुड़े डॉक्टर्स भी अस्पताल, जो आप कहिए जिस तक लोगों का जहन और दिमाग ना जाए इसलिए अस्पताल को टारगेट किया, अस्पताल को अड्डा बनाया। जैश के डॉक्टर मॉड्यूल का हमास की रणनीति अपनाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हमास भी अस्पतालों का इस्तेमाल करता था। गाजा के अस्पतालों में लोगों को मानव ढाल बनाता था ताकि इजरायली फौज के हमलों से लड़ाकों को बचा सके। ठीक वैसे ही जैश से जुड़े डॉक्टर्स आतंकी भी यही करते थे। उन्होंने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज को अपना अड्डा बनाया। यहीं पर काम करने वाले कई लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़ गए जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें नेटवर्क में जोड़ना आसान होता था। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल इसी अल-फलाह में पढ़ाते थे। वो अल-फलाह की लैब से सोचिए रासायनिक केमिकल चुरा कर ले जाते थे जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर बम बनाया जाता था। हमास के लड़ाके भी अस्पतालों में हथियार और बम रखते थे छिपाकर बेसमेंट में। उसी तर्ज पर जैश से जुड़े डॉक्टर भी आतंकी यही काम कर रहे थे, क्योंकि आतंकी गुट जैश और हमास के बीच सांठगांठ थी।
5 फरवरी को पीओके में हमास और जैश लश्कर का जलसा हुआ था। आतंकी कमांडरों ने भारत को तोड़ने का मंसूबा जाहिर किया था तब। इसके बाद जैश ने हमास की आतंकी किताब पढ़कर उसे लागू किया है। क्या यही तैयारी थी, यही कोशिश थी? लेकिन अल-फलाह पर कार्रवाई हो रही है, तो सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं, मदनी और विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। अरे मौलाना कुछ तो सब्र करो, कुछ तो शर्म करो, कम से कम जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना बंद करो। आपके ऐसे स्टेटमेंट जो है न सिर्फ भारत बल्कि इस्लाम के लिए भी बड़े बेहद घातक हो सकते हैं। अगर अत्यवादियों को, आतंकवादियों को, अमानवीय कुकृत्य करने वाले जिहादी जानवरों को आप बचाओगे तो उसके परिणाम सभी के लिए घातक होंगे। अब देखिए सवाल यह है कि अल-फलाह में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, परिवार वाले अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। बेशक वहां से कुछ आतंकी निकले, लेकिन हर बच्चा आतंकी नहीं है, ना हर बच्चे का उनसे ताल्लुक है। लेकिन परिवार वाले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी लोग, मैं अकेला नहीं, कितने पेरेंट्स 1200-1300 पेरेंट्स बन जाते हैं 4 सालों के। हर बंदा बरी करेगा, एक बार करेगा ही करेगा। हम सरकार से यही बेनती करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जी सरकार उसको देख के अच्छा हल निकालेगी। कल वो उन्होंने बताया कि एनएमसी के ऑफिशियल आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन की है, दे विल डू सर्टेनली, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारी कंसर्न तो है ही, रेपुटेशन को इशू को लेके बहुत बड़ी कंसर्न है हमारी। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सारे चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई स्टेप लेगी। तो जिन बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनके मां बाप का फिक्रमंद होना जायज है, वो बेशक परेशान होंगे ही, लेकिन जो इसमें शामिल थे उनके तार कहां कहां से जुड़े हैं के लिए रेड हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं फरीदाबाद का धौज है, धौज में पुलिस पहुंची है, एक एक दुकान को छान रही है, एक एक दुकान तक जा रही है। क्योंकि धौज ये वही इलाका है जिस जगह से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अब तलाश ये हो रही है, ये सारे हथियार इन्हीं आतंकियों के पास से मिले थे। ये पिस्टल, AK-47 और मैगजीन, न सिर्फ हथियार बल्कि विस्फोटक, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमोनियम नाइट्रेट जो था वो भी इन्हीं आतंकियों के पास से मिला था, 3000 किलो। लेकिन ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां से लाए, इतना पैसा कहां से आया? आपको बताऊं कि आखिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, उसके बाद सबको जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के हिसाब से सबने तैयारी की। देखिए जरा, 5 लाख शाहीन लाई, 2 लाख उमर लाया, इधर देख रहे हैं 5 लाख मुजम्मिल, 6 लाख मुजफ्फर, और उधर आप देख रहे हैं 8 लाख दूसरा शख्स लेकर आया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए दिए। सबसे जो कॉर्नर पर देख रहे हैं वो आदिल है, 8 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपए दिए, उसके बगल में मुजम्मिल और शाहीन ने 5-5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। ये कुल मिलाकर 26 लाख रुपए हो गए, ताकि इन रुपयों से विस्फोटक और हथियार खरीदा जा सके। जांच में पता चला ये पूरा पैसा दिया गया उमर को। पैसों को लेकर यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल में विवाद भी हुआ था। एजेंसियों के सामने पूछताछ में मुजम्मिल ने कबूला है 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। मुजम्मिल ने कहा है 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजार कर रहा था वो। अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने के लिए जिम्मेदारी इस मुजम्मिल के पास थी। यह अमोनियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं नीचे रखा है। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नू से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी थी उमर की। उमर क्या कर रहा था? हाथ में आप केमिकल की बोतल देख रहे हैं। उमर
विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस जुटा रहा था। उमर ने विस्फोट और केमिकल रखने के लिए डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जबकि शाहीन अलग अलग टीमें बनाकर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। बिलाल, सबसे कॉर्नर पर आप बिलाल देख रहे हैं, बिलाल को ड्रोन और रॉकेट से हमले की तैयारी करने को कहा गया था। आदिल को पोस्टर लगाने का काम दिया गया था, सबसे कॉर्नर पर आदिल देख रहे हैं। और मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और जो बाद में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। मौलवी इरफान ने इन डॉक्टरों को मिलाकर टीम बनाई थी। आतंकी डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडलर को रिपोर्टिंग थी, यानी मुजम्मिल जो था, मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर और उमर का हैंडलर हाशिम था। इन सब की जांच की जा रही है फिलहाल। आइए अब आपको दिखाऊं, एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ हो यह रहा है कि जितने आतंकी थे, इन आतंकियों का प्लान क्या था। सवाल ये सिर्फ धमाका करना प्लान नहीं था, सबके पास अलग अलग जिम्मेदारी थी, सबने पैसा इकट्ठा किया, सब अलग अलग तरह से धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। अब देखिए जरा सबके अलग अलग प्लान क्या थे, सब तैयारी की थी। पहली सीरियल ब्लास्ट की तैयारी, डॉक्टर आतंकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, यानी एक साथ कई धमाके। इसके लिए 2900 किलो विस्फोटक से 200 आईडी तैयार करने वाले थे। यह हमला 26/11 जैसा होना था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। इसके अलावा अगली तैयारी थी सुइसाइड बॉम्बिंग की, डॉक्टरों को फिदाइन बनाकर आत्मघाती हमले करवाने थे। इसके लिए डॉक्टर उमर जैसे ट्रेंड बॉम्बर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन लगातार एक्शन से घबराए उमर ने पैनिक ब्लास्ट कर दिया। ड्रोन जैसे हमले किए जाने की भी तैयारी थी, हमास जैसे हमले करता है, हैंडलर के इशारों पर ड्रोन में विस्फोटक फिट करके अटैक करना था। आतंकी बिलाल जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट यही काम कर रहे थे। बिलाल की तरह दूसरे सदस्यों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। अगली तैयारी थी 32 कार धमाकों की। आतंकियों की प्लानिंग थी 32 गाड़ियों में बम फिट करेंगे, इसके लिए 32 कारों का काफिला तैयार करना था। आईडी फिट कर अटैक के लिए 4 कारें खरीदी भी जा चुकी थी। अल-फलाह से मिली डॉक्टरों की डायरी से यह बात पता चली है। अगला था लोन वुल्फ अटैक, इसका मतलब है बिना मदद के अकेले हमला करना। हैंडलर ने इसके लिए भी रिक्रूटमेंट कर रखा था। डॉक्टरों को अकेले ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथियों के पकड़े जाने पर उमर ने लोन वुल्फ मोड अपनाया। यह बैकअप स्ट्रैटेजी, यानी अकेले अटैक से बड़ा प्लान कवर करना था। यह थी इनकी तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारी सहयोगी अनुष्का ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पुलिस चेकिंग कर रही है धौज में, जहां से विस्फोटक मिला था। फरीदाबाद पुलिस लगातार सर्च और कॉम्बिंग अभियान जो है चला रही है। ये पूरा मार्केट एरिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ मीटर आगे है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुजम्मिल और उसके साथी जो कि 3.5 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, उन्होंने कई ऐसे शॉपकीपर्स के साथ दोस्ती की हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक शॉप से ग्राइंडिंग मशीन और उसके साथ ही स्टेबलाइजर जो है वो रिकवर किया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर दुकान पर जाकर जो शॉपकीपर्स है उनसे बातचीत की जा रही है।